सभी को राम राम और जय श्री कृष्ण। तो ये बुक जो आप देख रहे हैं, ये बिहार में जितने भी जो एग्जाम होते हैं इसमें क्वेश्चन का संग्रह किया गया है और हम उस क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और यकीन मानिएगा कि उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी जो और क्वेश्चन बनेंगे वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप उसको इजिली सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये जो वीडियो जो चल रहा है ना, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास जो लेकर के चल रहे हैं। जो एंशिएंट हिस्ट्री था वो हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई क्या पड़ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है। अब देखिएगा, पहले चार मीनार की अगर बात करते हैं, ठीक है, ये चार मीनार है कहाँ पे। ठीक है, तो यही पूछा है कि ये चार मीनार है कहाँ। तो ये चार मीनार को सबसे पहले आप बताइएगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये भी तो बन सकता है ना कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। वैसे इसका डेट तो बिल्कुल नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन अगर इसकी हम डेट की बात करते हैं तो इसका डेट लगभग 1591 ईस्वी में इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। किसने करवाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। और ये बात करते हैं यह स्थान कहाँ पे है, तो इसका स्थान की अगर बात करते हैं ये कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। कहाँ पे, तो हैदराबाद में। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा कि सवाई राजा जय सिंह द्वारा वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया था। अब पहले हम ये सवाई राजा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये सवाई राजा कहाँ के राजा थे। सवाई राजा जय सिंह के बारे में पूछ कह रहा है ना, ये सवाई राजा जो जय सिंह है ये कहाँ के राजा थे। सबसे पहली बात ये बताते हैं, तो ये राजा जो थे ये राजस्थान में एक गढ़ है। राजस्थान में कौन सा था जगह, आमेर। ये आमेर का कहा थे, ये राजा थे। ये आमेर का क्या थे, ये सवाई राजा जय सिंह जो थे ये आमेर का एक राजा थे। और इन्होंने क्या किया था कि एक वेधशाला का निर्माण किया था। तो एक जगह निर्माण नहीं किया था, ये ज्यामितीय पद्धति से भी, ये बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति भी थे। ठीक है, ये जो खगोल विद भी थे, यानी जो जो एस्ट्रोनॉट जो देखा जाता है ना, उससे भी इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट ये लेते थे, ये सवाई राजा जय सिंह। और इन्होंने वेधशाला का भी निर्माण करवाया था। तो वेधशाला का निर्माण की बात करते हैं तो कहां कहां निर्माण करवाया था उसके बारे में देख लेते हैं। अगर प्रथम की बात करते हैं तो ये प्रथम वेधशाला कहां पे, तो ये प्रथम वेधशाला जयपुर में निर्माण करवाया था। जयपुर में, यहाँ पे लिख देते हैं वेधशाला। ठीक है, वेधशाला का निर्माण कहां कहां करवाया था, तो पहला जो निर्माण करवाया था वो कहाँ, जयपुर में। और ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, कई सारे एग्जाम में हमने देखा है कि निम्न में से कौन से जगह पे सवाई राजा जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। तो यहाँ पे तो आप एक क्वेश्चन बनाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन फिर और भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जयपुर में प्रथम वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था, तो ये जय सिंह। कौन, सवाई के राजा, जो अमेर के राजा थे, सवाई राजा जय सिंह ने वेधशाला का प्रथम निर्माण कहाँ करवाया था, प्रथम निर्माण, तो ये वेधशाला का प्रथम में निर्माण करवाया था, जयपुर में करवाया था। दूसरा वेधशाला कहाँ बनवाया था, तो ये दिल्ली में बनवाया था। ठीक है, फिर ये क्रम में बिल्कुल नहीं है। फिर एक तो और जो वेधशाला बनवाया था वो वेधशाला कहाँ था, तो ये वेधशाला उज्जैन में था। तीसरा की अगर बात करते हैं तो ये तीसरा बनाया था कहाँ, वाराणसी में, वाराणसी। और एक और जो वेधशाला बनवाए थे, ये वेधशाला कहाँ बनवाए थे, मथुरा में। तो देख लीजिए कि आप कितने सारे वेधशाला बनवाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, यानी जो सवाई राजा जयसिंह जो थे ये कितने वेधशालाएं बनवाए हैं, तो 5 वेधशालाएं बनवाए हैं। कहाँ कहाँ, एक है जयपुर, एक है दिल्ली, एक है उज्जैन, और एक वाराणसी और एक मथुरा। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, अभी दिखाई पड़ रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा भारत में नहीं है। देखिएगा, अब बताया गया है कि जो ऑप्शन में दिया गया है कि उस शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो देखिएगा, हम बताने चलते हैं कि ये 1605 ईस्वी में क्या हो गया था, तो अकबर का मृत्यु हो गया था। और अकबर का मृत्यु हो गया था, तो अकबर के मृत्यु के बाद इसको दफनाया कहाँ गया था, तो यही सिकंदरा में दफनाया गया था। इसको फतेहपुर सिकरी भी आप कह सकते हैं, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी। ठीक है,
और इसके बाद में जहांगीर की अगर बात करते हैं तो ये जहांगीर को कहां दफनाया गया था, तो देखिएगा कई बच्चे याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं बार बार, ठीक है, तो बिल्कुल याद हम हो जाएगा, कैसे करवाते हैं सब। जहां गिरेगा वहां हम क्या करेंगे, लहरा देंगे, जहां गिरेगा वहां लहरा देंगे, ठीक है। तो ये लाहौर में इसका मकबरा कहाँ है, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो ये लाहौर में स्थित है, ठीक है। अगर बात करते हैं किसका, ये शाहजहां का मकबरा कहाँ है, शाहजहां का मकबरा कहाँ है, तो शाहजहां का मकबरा कहाँ है, तो आगरा में, ठीक है, क्योंकि आगरा में ही इन्होंने क्या करवाया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था, और उसी के सामने इसका मकबरा भी बनाया गया था ताकि ये अपनी पत्नी को क्या कर सके, निहार सके। ये आगे बताते हैं, शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब, तो ये औरंगजेब का जो मकबरा था ये कहाँ था, तो ये औरंगाबाद में था, ठीक है, औरंगाबाद में। ये औरंगाबाद कहाँ, तो ये महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में। अब देखिएगा ये आगरा कहाँ, यूपी में, ये लाहौर कहाँ, तो पाकिस्तान में, और ये कहाँ, तो ये भी यूपी में। अब खुद देख लीजिए कि कहाँ इंडिया में नहीं है, देखिएगा ये जहांगीर का मकबरा कहाँ, लाहौर यानी पाकिस्तान में पड़ रहा है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके सामने जहांगीर, ठीक है। पढ़ रहा होगा कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। जो मोहम्मद गोरी का जो दास था, जो बिहार और बंगाल जो था वहां पे विजय प्राप्त किया था, जिसमें आप ये भी जानते होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था, जो आज 800 साल बाद फिर नालंदा विश्वविद्यालय बन करके तैयार है। अब हम बताते हैं, पहले मोहम्मद गोरी का इतिहास बताते हैं, ठीक है। ये मोहम्मद गोरी जो था, ये मोहम्मद गोरी ये कहाँ का निवासी था, ये सबसे पहले बताइएगा। तो ये जो निवासी जो था ये तुर्क था, कहाँ का था, ये तुर्क का था। अब ये तुर्क तो था, तो इसका मेन मकसद क्या था ना, इसका मेन मकसद था इंडिया में तो आया तो था, तो सबसे पहले ये आया था कब था, तो 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में आता है, और पहला हमला करता है, पहला आक्रमण करता है। ये आक्रमण कहाँ करता है, तो ये आक्रमण करता है मुल्तान पे, और मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद में ये जीत भी लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका दूसरा आक्रमण होता है, तो दूसरा आक्रमण कब होता है, तो 1178 ईस्वी में, तो कहां, ये गुजरात पर आक्रमण करता है, और गुजरात पर आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि वहां का राजा कौन था, तो वहां का राजा था भीम द्वितीय, ठीक है, भीम द्वितीय। अब ये भीम द्वितीय जो है ना, जो इसको मोहम्मद गोरी को पकड़ करके खूब पीटता है, कूटता है, भर मतलब इसको लपेटता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, इसको छोड़ दिया जाता है, और जब इसको छोड़ दिया जाता है तो अब तो ये छूट गया, ठीक है। अब इसकी प्रथम हार कहाँ होती है, तो यही गुजरात में इसकी प्रथम हार होती है। तो हराने वाला कौन है, भारतीय राजा है, कौन, तो भीम द्वितीय। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिएगा ये 1178 ईस्वी में तो ये हार गया है। अब ये हार का बदला लेने के लिए क्या होता है कि अब देखिएगा यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा एक मैप हम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं भटिंडा, ठीक है, और यही आसपास में क्या है, अजमेर है, ठीक है, अजमेर है। अब ये अजमेर का राजा कौन थे, तो पृथ्वी राज तृतीय, ठीक है, ये पृथ्वी राज तृतीय थे। और यहाँ पे स्थान है भटिंडा, और ये भटिंडा को लेकर में क्या होता है कि विवाद हो जाता है। तो किसके किसके बीच में विवाद होता है, तो यही मोहम्मद गोरी किसके किसके बीच में, मोहम्मद गोरी के बीच में, और किसके बीच में, तो ये पृथ्वी राज तृतीय के बीच में क्या होता है कि विवाद हो जाता है। क्या कहता है, ये पृथ्वी राज तृतीय कहता है कि ये भटिंडा हमर है, ठीक है, और ये मोहम्मद गोरी कहता है कि ये भटिंडा हमर है। तो हमर है तो हमर है, तो किसको होगा, दोनों तो कहिए रहा है, तो फरिया लो दोनों एक बार। तो दोनों एक बार क्या करता है कि फरियाता है, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। अब ये तराइन का प्रथम कब होता है, 1191 ईस्वी में हो जाता है, ठीक है। अब ये तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें किसकी जीत होती है, तो पृथ्वी राज तृतीय की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। तो पृथ्वी राज तृतीय की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं ये ऊपर उठ गया, यानी जीत जाता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद में क्या होता है कि इससे ये काफी ज्यादा हताहत हो जाता है। फिर उसके बाद में दूसरा बार हमला करता है, जिसे आप बोला जाता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब ये तराइन का द्वितीय युद्ध में क्या होता है
कि यही मोहम्मद गोरी जो है, ये मोहम्मद गोरी क्या कर जाता है, जीत जाता है और पृथ्वीराज तृतीय क्या हो जाता है, हार जाता है। फिर हारने के बाद में क्या होता है, किसको, सरस्वती नदी के किनारे किसको, ये पृथ्वीराज तृतीय को क्या किया जाता है, बंद कर लिया जाता है, यानी बंधक बना लिया जाता है। और फिर इसको कुछ समय के बाद, कुछ समय तक इसको अजमेर का राजा बनने रहने देता है। कौन, तो ये बने रहने देता है मोहम्मद गोरी। फिर उसके बाद में इसको षड्यंत्र कर आरोप लगाता है, फिर इसको क्या करता है, पृथ्वीराज रासो को, ये किसको, ये किसको 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 ये पृथ्वीराज तृतीय को क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, इसके दरबार में एक कवि थे, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में एक कवि थे। कौन, तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में एक कवि थे, चंद बरदाई। कौन थे, ये चंद बरदाई। ये कौन थे, तो चंद बरदाई थे। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, यही है चंद बरदाई। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि अब यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, फिर यहाँ पे हम आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो यही है चंद बरदाई। अब देखिएगा यहां तक हमने क्या किया कि इसका किसका, मोहम्मद गोरी का हमने इतिहास बताया। क्योंकि अब इससे एक बात और हम बताते चलते हैं कि ये मोहम्मद गोरी जो था, ये मोहम्मद गोरी को ये तुर्क का संस्थापक कहा जाता है, तुर्क का संस्थापक कहा जाता है। कहां, तो भारत में। क्योंकि इसके पहले जितने भी तुर्क जो आए थे वो लूटते थे और लूट करके चले जाते थे। इसके पहले जितने भी तुर्क आए थे वो लूटते थे और लूट करके चले जाते थे। लेकिन ये व्यक्ति जो है मोहम्मद गोरी जो है, ये मोहम्मद गोरी जो है, ये भारत में मुस्लिम जो धर्म है, जिसको आप बोलते हैं मुस्लिम को, इसने क्या किया था, स्थापना किया था। ठीक है, तो यानी मुस्लिम धर्म को लाने वाला कौन था, तो यानी मुस्लिम धर्म को लाने वाला यही था। कौन था, तो ये मोहम्मद गोरी था। ठीक है, यानी वास्तविक संस्थापक इसे बोला जाता है, तो यही मोहम्मद गोरी को बोला जाता है। यहां तक तो क्लियर है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं और फिर इसके बाद में जो और जो कहानियां हैं इसको हम बताते हैं, चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, चलिए इधर ही बता देते हैं। ये मोहम्मद गोरी जो था, अब मोहम्मद गोरी देखिएगा तराइन का द्वितीय युद्ध क्या चुका है, जीत चुका है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। किसके युद्ध होता है, तो चंदावर का युद्ध होता है। अब ये चंदावर के युद्ध में क्या होता है कि ये जयचंद को हरा देता है। किसको, जयचंद को हरा देता है। अब देखिएगा जयचंद को क्या कर दिया, हरा दिया। जब जयचंद को हरा दिया यानी दो को युद्ध लगातार जीत चुका है, तो क्या इसका मनोबल तो और बढ़ जाएगा ना, तो हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा। अब फिर ये क्या होता है कि आप ये क्या होता है कि फिर उसके बाद में ये लौटने लगता है। ठीक है, और लौटने के क्रम में क्या होता है कि 1206 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके पास जो दास थे, ये दास 4-5 गो थे। ठीक है, एक जो था, एक सेनापति था। ये कौन था, एक सेनापति। सेनापति कौन था, तो इसका सेनापति जो आप सुनते नहीं, ये कौन, खिलजी, बख्तियार खिलजी की अगर बात करते हैं, बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी क्या था, यही मोहम्मद गोरी का सेनापति था। ठीक है, अब ये बख्तियार खिलजी जो है, ये बख्तियार खिलजी क्या करता है कि बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर आक्रमण करता है। और बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर आक्रमण करने के बाद में क्या होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, और फिर उसके बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों, ये पहले तो नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर देता है, जला देता है। और फिर उसके बाद में जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उसको हजारों की संख्या में ये मार देता है। और फिर यही काम यहाँ पे करता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो आज भागलपुर में स्थित है, वहां जाता है और बौद्ध भिक्षुओं को लगभग 1000 से 1500 के आसपास में संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को मार देता है। ठीक है, और फिर इसी का एक गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि भारत पर जो शासन कर रहा था उसको ये दे देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और फिर यही कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, गुलाम वंश का स्थापना करता है। यहां तक तो ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब देखिएगा हमने ये पूरा इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा आप माइंड को ब्रॉड कर सकें, आप देख सके कि देखिए क्वेश्चन कहां से घूम सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बख्तियार खिलजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़। क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे। अब देखिएगा कई बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो देखिएगा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। एक था अष्टप्रधान, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक था अष्टप्रधान। ठीक है,
अष्टप्रधान, और एक था क्या, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज, ठीक है। अब ये दोनों में काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज। देखिएगा, अष्टप्रधान की बात करते हैं तो अष्टप्रधान में ये पेशवा जो थे, ये पेशवा यानी शिवाजी, यानी शिवाजी के पास में 8 गो मंत्रालय था, ठीक है, 8 गो पद था, जिसे अष्ट दिग्गज कहा गया, अष्टप्रधान कहा गया। क्या बोला गया, अष्टप्रधान कहा गया। और ये अष्ट दिग्गज की बात करते हैं तो ये कृष्ण देव राय जो थे, यानी कृष्ण देव राय, यानी कृष्ण देव राय के पास में क्या थे, तेलुगु के 8 गो क्या थे, कवि थे जो विद्वान थे, ठीक है। तेलुगु और संस्कृत के 8 कवि क्या थे, जो विद्वान थे, और उन्हीं को क्या बोला गया, अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा इसको हम पूरी तरीके से खंगालते हैं, ठीक है, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब समझ में आ गया, अष्ट प्रधान किसके, तो शिवाजी के, और अष्ट दिग्गज किसके, यानी कृष्ण देव राय, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको हम पूरी तरह से अब क्या करते हैं, अब खोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे हम खोलते हैं, तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एक जो एग्जाम में पूछा उसके बाद हो गया। अब देखिएगा, हम अष्ट प्रधान की बात करते हैं, अष्ट ऊपर से दिखाई पड़ रहा होगा, देखिएगा अष्ट प्रधान की बात करते हैं, अष्ट प्रधान। तो देखिएगा, अष्ट प्रधान में 8 गो तो क्या थे, प्रधान थे। तो क्या हमको 8 को ही याद करना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो इंपॉर्टेंट जो है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हम वही आपको यहाँ पे लिखवा देते हैं, और आप बिल्कुल वहां पे आप देख लीजिएगा एक और, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पहला की अगर बात करते हैं तो ये पेशवा जो था, ये पेशवा क्या था, ये सभी में क्या था, प्रमुख था, यानी पेशवा एक प्रधानमंत्री जैसा था, ठीक है, प्रधानमंत्री। यानी सभी जो 8 गो था, 7 गो मिला करके, यानी सातों का प्रमुख कौन था, ये पेशवा होता था, ठीक है। यहां तक तो कोई क्लियर दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक है वाकिया नवीस, ठीक है, वाकिया नवीस। ये वाकिया नवीस पूछा जाएगा कि वाकिया नवीस था, और ऑप्शन में रहेगा। वाकिया नवीस की बात करते हैं तो आज जो मोटा भाई के पास में कौन सा मंत्रालय है, सबको पता है, मोटा भाई के पास में एक मंत्रालय है, गृह मंत्री, ठीक है, यानी एक मंत्रालय का नाम क्या है, गृह मंत्रालय है। तो वाकिया नवीस जो था, जो उस समय आज के गृह मंत्री जैसा का जो मंत्रालय है उसके था, गृह मंत्रालय जैसा, गृह मंत्रालय जैसा, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये तो हो गया यहां तक। अब एक और है जो काफी ज्यादा पूछा जाता है, मजमुअदार, ठीक है, मजमुअदार। ये मजमुअदार जो था, ये आज के वित्त मंत्री जैसा, यानी वित्त मंत्री होता था, जो वित्त मंत्री होता था उसको क्या बोला जाता था, मजमुअदार बोला जाता था। एक है क्या, एक है दबीर, ठीक है, दबीर कहिए, या इसको आप बोल दीजिए सुमंत, ठीक है। इसको क्या था, ये विदेश मंत्रालय, जैसे में विदेश के जो भी, जैसे में आसपास के, जैसे में अब ये देखिएगा, ये यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे ये संभाले हुए था कौन, यही मराठा था। और ये मराठा था, तो जो आसपास के क्षेत्र में क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसकी सूचना देने का काम कौन करता था, यानी आसपास सूचना देने के साथ साथ में और जो जैसे में आज विदेश मंत्रालय जो एस जयशंकर संभाले हुए हैं, उसी तरह से ये कौन था, यही सुमंत या दबीर, जो आज जैसे काम हो रहे हैं उस तरह से पहले भी ऐसे काम होते थे, ठीक है। तो ये है इतना, कम से कम 4 से 5 को आप बिल्कुल याद रखिएगा। एक हम और लिख देते हैं, एक लिख देते हैं सुरु नबीस, ठीक है, सुरु नबीस। ये सुरु नबीस क्या था, तो सुरु नबीस जो था, ये पत्राचार विभाग का मंत्रालय था, पत्राचार विभाग। तो ये तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखिएगा, अब समझ में आ गया यहां तक, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अष्ट प्रधान किससे संबंधित है, तो मराठा से संबंधित है, ठीक है। और अष्ट दिग्गज, अब यहाँ पे हम अष्ट दिग्गज की भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अष्ट दिग्गज की हम बात करते हैं, तो अष्ट दिग्गज किससे संबंधित है, तो कृष्णदेव राय से संबंधित है। आप हमको ये बताइएगा कि जो दक्षिण भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं तो विजयनगर के बारे में तो आप जरूर पढ़ते हैं। तो विजयनगर में कितने वंश जो थे ये राज किए थे, तो हम लिख देते हैं, पहला वंश था संगम, फिर उसके बाद में सालुब, फिर उसके बाद में तुलु, ठीक है, फिर उसके बाद में अरबिडू, ठीक है। अब ये जो कृष्णदेव राय जो थे, ये कौन से वंश से संबंधित थे, ये तुलु वंश से संबंधित थे, ठीक है। तो कहिए कि तुलु वंश का स्थापना किसने किया था, तो स्थापना की बात करते हैं
तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो वीर नरसिंह ने किया था। किसने किया था? तो वीर नरसिंह ने इसका क्या किया था? स्थापना किया था। अब देखिएगा, वीर नरसिंह ने जब इसका स्थापना किया तुलु वंश का, तो सबसे पहले इन्होंने एक उपाधि धारण किया था, ये भुजबल की उपाधि धारण किया था। किसका उपाधि धारण किया था? तो भुजबल की उपाधि धारण किया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसने क्या किया था कि ये विवाह कर जो था, यानी विवाह जो लोग करते थे ना, तो विवाह कर देना पड़ता था, तो ये विवाह कर को क्या कर दिया था? ये समाप्त कर दिया था, जिससे जनता पर बोझ क्या हो गया था? और कम हो गया था। जैसे में आज अभी आप शादी करते हैं या दाह संस्कार कहीं भी होता है, तो आप देखते हैं कि सरकार को कर देना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय क्या था कि ये विवाह कर भी जो देना पड़ता था, तो ये कौन है? वीर नरसिंह जो है, ये विवाह कर को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, जिससे जनता पर बोझ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर इसके बाद में कौन बनते हैं? तो इसी के बाद में वीर नरसिंह के बाद में कौन बनते हैं? तो यही बनते हैं कृष्ण देव राय। ये कृष्ण देव राय बनते हैं। अब ये कृष्ण देव राय कब बनते हैं? तो 1509 ईस्वी में। यानी अब खुद देखिएगा, हम यहाँ पे बताएंगे, अब जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। अब कृष्ण देव राय कब बन रहे हैं? तो बोलिए कि 1509 ईस्वी में बनते हैं। और ये कब तक रहते हैं? तो यही 1529 ईस्वी में। देखिएगा, हर चीज का डेट रटना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज ऐसे जो है, जब आप डेट अगर याद रखिएगा ना, तो आपको हिस्ट्री को जोड़ने में काफी ज्यादा मदद साबित होगा, और रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो अब हम कृष्ण देव राय के बारे में इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अष्टदिग्गज यहीं पे आएंगे, ठीक है। तो अब कृष्ण देव राय हेडिंग डाल लीजिएगा। अब देखिएगा, कृष्ण देव राय के बारे में हम देखते हैं कि क्या कृष्ण देव राय के बारे में क्या क्या देखना है, सो देखिएगा, ठीक है। हमने क्या देखा? कृष्ण देव राय, ठीक है, ये कृष्ण देव राय। अब ये कृष्ण देव राय के बारे में अगर जानते हैं तो ये कौन से वंश से संबंधित है? तो अभी हमने देखा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आंध्र पितामह का उपाधि धारण किया। किसका उपाधि धारण किया? तो उपाधि धारण किया आंध्र पितामह। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं ना कि आंध्र पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंध्र पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये ही कृष्ण देव राय को पितामह, आंध्र पितामह, ठीक है। आंध्र पितामह के नाम से किसे? तो यही। एक और उपाधि अभिनव पितामह, अभिनव पितामह, पितामह, ठीक है। अभिनव पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय को जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था कि जो बीजापुर के सुल्तान था, बीजापुर के जो सुल्तान था ये बाजिद अली शाह, ये अली शाह को क्या करता है? ये बीजापुर को छीन लेता है, यानी बीजापुर, ठीक है। ये बीजापुर के सुल्तान को क्या करता है? बीजापुर के सुल्तान को बाजिद अली शाह सुल्तान को क्या कर देता है? हराया। किसने हराया? तो यही कृष्णदेव राय ने हराया। यानी उस समय बीजापुर का सुल्तान कौन था? तो बाजिद अली शाह था, जिसको किसने हराया? तो यही कृष्णदेव राय ने क्या करता है? हरा लेता है और बीजापुर को अपने क्षेत्र में मिला लेता है। तो क्वेश्चन अपने क्षेत्र में, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं ना कि कौन सा ऐसा राजा थे जो बीजापुर को अपने क्षेत्र में हासिल कर लिया था, यानी क्षेत्र में मिला दिया था। तो ये कौन? तो यही कृष्णदेव राय ने किया था, ऐसा, ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ी बात ये पूछी जाती है कि इन्होंने जो काम किया था, तो इन्होंने काम क्या क्या किया था, जो हम देख लेते हैं कि क्या क्या किया था। विठल स्वामी मंदिर का नाम सुने हैं? विठल स्वामी मंदिर, तो ये विठल स्वामी मंदिर, फिर उसके बाद में हजारा मंदिर, ठीक है, फिर उसके बाद में चिदम्बरम मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, ये सभी का निर्माण जो करवाया था ना, ये सभी का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। कौन करवाया था? तो पहला देखते हैं विठल स्वामी मंदिर, फिर उसके बाद में हजारा मंदिर, फिर उसके बाद में चिदम्बरम मंदिर, इस सभी का निर्माण किसने करवाया था? तो यही कृष्णदेव राय ने करवाया था, ठीक है। अगर बात हम करते हैं इसकी, किसकी? तो कृष्णदेव राय की, तो कृष्णदेव राय ने एक क्या लिखा था? तेलुगु में अमुक्त माल यदा, अमुक्त माल यदा एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। ये क्या लिखा था? ये ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था? तो यही कृष्णदेव राय। तो ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अमुक्त माल यदा के रचयिता कौन है? कृष्ण देव राय। ये कौन से भाषा में लिखा गया था? तो तेलुगु भाषा में लिखा गया था, ठीक है। अगर बात करते हैं, अगर ये कृष्णदेव राय की बात करते हैं, तो इसके दरबार में जो एक व्यक्ति आए थे, कौन? तो पेश। ये पेश कहाँ का था? तो ये पेश इटली का था, ठीक है। ये किसके दरबार में आता है? तो ये यात्री था, इटली का यात्री था।
तो किसके दरबार में आ रहा है? तो कहिएगा कि कृष्णदेव राय के दरबार में आ रहा है। ठीक है। एक और यात्री कौन था? तो एक यात्री था बारवाडोस। ठीक है, ये बारवाडोस था। और एक था कौन? एक है डोमिंगो पायस। ठीक है, डोमिंगो पायस। अब ये डोमिंगो पायस, ये देखिएगा, पेस जो हम बताए, ये पेस यात्री था। ये कहाँ का था? तो क्वेश्चन कभी ऐसे पूछे जाते हैं कि पेस यात्री कहाँ का था? तो इटली का था। अब ये बारवाडोस और डोमिंगो पायस जो था, ये यात्री कहाँ का था? तो ये जो यात्री था, ये पुर्तगाल का था। कहाँ का था? तो ये पुर्तगाल का था। देखिएगा, यहां तक हमने इस तरीके से आपको क्या किया कि आपको यहां तक सजा करके रखा, ताकि आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे आप उसको इजीली बना लीजिएगा। ठीक है। और ऐसे से आपको फायदा क्या होगा कि जब बार बार चीजों को आप देखिएगा ना, तो आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे। सोचिए कि एक बार बैठ करके रट ले, ना बाबा ना, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। अगर बात करते हैं कि इसी के समय में क्या थे, कि इसी के समय में तेलुगु और संस्कृत के 8 गो विद्वान इसके दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में रहा करते थे? यही कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। अब ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे, तो उनमें सबसे ज्यादा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज, ये अष्टदिग्गज किससे संबंधित है? तो अब समझ में आ गया कि कृष्णदेव राय से संबंधित है। ठीक है। अब इसका जो सबसे प्रमुख जो थे, इसके प्रमुख को भी पूछा जाता है, तो पेद्दनन। ठीक है, कौन थे इसका प्रमुख? तो पेद्दनन, पे अवध द न, पेद्दनन। ठीक है, पेद्दनन भी बोलिए या पेद्दनन बोलिए, कुछ भी बोलिए। तो कृष्णदेव राय के बारे में हमने यहां तक बिल्कुल आपको समझा दिया। ठीक है। और ये सब जो है एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा होगा, और मेरा मेहनत आपको लग रहा होगा कि मेहनत किया जा रहा है। तो थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बाकी तो आप खुद समझदार हैं ही। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। ठीक है। और अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।